गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। कैसे हो सब लोग? चलिए, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या पढ़ रहे थे? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे। और ये एक क्लास आपकी हो चुकी है ना? यदि आपने क्लास मिस की है तो बेटा ये क्लास आपकी यूट्यूब पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हो, है ना? आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। जो कल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या पढ़ा था? नीति निर्देशक तत्व क्या है ये पढ़ लिया है हमने। ठीक है, ये हमारे देश के कर्तव्य हैं। जिस प्रकार से भारत के नागरिकों के कर्तव्य हैं, उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व जो है आपके, वो भारत के कर्तव्य हैं या राज्य के कर्तव्य है ना? ये बेटा आपकी क्या है बेटा? कानूनी तौर पर नहीं है, मतलब इनको जो है ना न्यायालय में इनको, है ना, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया सकता, मतलब न्यायालय लागू नहीं कर सकता इनको, है ना? इनको वैधानिक जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। ये राज्य के कर्तव्य हैं और ये राज्य चाहे तो उनको फॉलो करे और नहीं चाहे तो नहीं करे, लेकिन राज्य इसको फॉलो करता है। यदि सरकार को व्यवस्था ठीक से चलाना है तो नीति निर्देशक तत्व का उनको करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो देश की सरकार ठीक से नहीं चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कानूनी जो है ना तौर पर ये नहीं है, इनको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, इतना मैंने बता दिया है ना? इसके साथ में ही मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 38, है ना? अनुच्छेद 38 क्या बोलता है बेटा? कल्याणकारी राज्य की बात करना, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। इसकी बात कल्याणकारी राज्य की, मतलब इसमें यह बोला गया है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की ओर रहेगा, जिससे भारत के नागरिकों के लिए, है ना, न्याय मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? न्याय मिलेंगे। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 39 में बेटा आर्थिक न्याय है पूरा। तो क्या बेटा? पूरा आर्थिक न्याय है 39 में, और मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया है। जिसने नहीं देखा है वो देख ले बेटा। यूट्यूब पे भी क्लास मिल जाएगी आपके लिए। यहाँ जो पढ़ा है वो ठीक है, यदि नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर देखो आप। ठीक है बेटा, तो 38 और 39 मैंने आपके लिए पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास को आगे शुरू करते हैं, है ना? 38 और 39 पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 40। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 40 पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 40 जो है ना बेटा, नीति निर्देशक तत्व का एक अनुच्छेद है, और ये संविधान में बोलता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करेगी सरकार। सरकार का कर्तव्य है कि राज्य जो आपकी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनका संगठन करके रहेगी। ठीक है ना? ऐसा। और ये बेटा राज्य ने इसको सीरियसली कब लिया बेटा? तो ये लिया कब बेटा? 73वें संविधान संशोधन में। कब लिया था बेटा? 73वें संविधान संशोधन में, है ना? पंचायती राज लेके आई थी। क्या लाई थी? पंचायती राज। पंचायती राज पे ध्यान रखना, पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना? 73वें संविधान संशोधन 1993 में, है ना, केंद्र सरकार क्या लेके आई थी बेटा? पंचायती राज लेके आई थी। पंचायतों के स्वशासी कार्य को करने के लिए उनको 29 विषय प्रदान किए गए थे, है ना? तो ये आपके ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 बोलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य इसको फॉलो करता है, और फॉलो करने के साथ साथ में राज्य क्या लेके आया बेटा? 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज लेके आया, जिसमें पंचायतों के स्वशासी शासन के लिए 29 विषय प्रदान किए। ठीक है बेटा, चलिए ये तो आपका हो गया अनुच्छेद 40, है ना? ये बेटा क्वेश्चन आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीपीसी में, ध्यान रखना है। चलिए अनुच्छेद 41 देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 41 देखते हैं, है ना? इसमें क्या बोला है बेटा? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, पानी का अधिकार, है ना, किसको बेटा? भारत के नागरिकों के लिए है। और ये अधिकार जो है ना नागरिकों के लिए देना, है ना, किसका कर्तव्य बेटा? ये सरकार का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है, देश का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है ना? कुछ दशाओं में काम का, शिक्षा का, लोक सहायता का, पानी का अधिकार भारत के नागरिकों का है। और भारत के नागरिकों के अधिकार को देना किसका कर्तव्य है? हमारे देश का कर्तव्य। ठीक है, और इसी को ध्यान में रख के बेटा सरकार हर एक काम करती है ना? देखा होगा आपने एक नरेगा करके क्या एक योजना चलाई थी, क्या? नरेगा,
है ना। नरेगा योजना जो जो कि मतलब जो है ना आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है ना। तो ये काम के लिए हो गया। बाकी अपना जो कार्य आप कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, सम्मान से करो, लेकिन सरकार भी आपको कुछ काम देने की कोशिश करती है, कर्तव्य है उसका, वो कर्तव्य का पालन करती है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है। और सरकार ने देखा होगा आपने, सरकार आपके 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान आपको लिए कर रहा है ना। शिक्षा का अधिकार बच्चों का है तो सरकार का कर्तव्य बनता है वो दे, और सरकार दे रही है ना। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे सिर्फ बस अपनी एक एजुकेशन डिग्री लेना चाहते हैं ना, डिग्री है ना, डिग्री लेना चाहते हैं। डिग्री के अलावा वो एजुकेशन के अंदर जो नॉलेज है उसको गेन नहीं करना चाहते, है ना, आगे तक नहीं पढ़ना चाहते। बस सरकार अपना कर्तव्य कर रही है, मैं इतना जानता हूँ बस, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो उनका है ना। हमारा कर्तव्य है बताना, हमारा भी क्या है बेटा, कर्तव्य है बताना, हम भी बता रहे हैं आपके लिए। ठीक है। लोक सहायता बेटा क्या होता है, लोक सहायता आपकी जो है ना सरकार के द्वारा लोगों के लिए सहायता है ना। जैसे हम उसको देखेंगे, कैसे देखेंगे बेटा, जैसे सरकार ने 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम चलाया था, है ना, शुरू किया था, है ना। ये किसके लिए, लोक सहायता के लिए। किसके लिए, लोक सहायता के लिए 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी सरकार ने, और ये अनुच्छेद 41 की पूर्ति करता है ना। लोक सहायता की बात चल रही है तो 41 अनुच्छेद जो है ना इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है ना। ठीक है ना। इसमें वर्तमान में 5 योजनाएं हैं। पहला बेटा इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, है ना। जो बुजुर्ग व्यक्ति 60 वर्ष की इनकी आयु हो जाती है, सरकार उसको पेंशन देती है। क्या देती है, पेंशन। ठीक है ना। लोक सहायता हुई क्यों नहीं, 60 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो काम तो करेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए सरकार ने हर महीने आपको पेंशन बांध दी, है ना। तो इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था या वृद्धा पेंशन योजना। चाहे इसमें बेटा कोई भी हो, फीमेल हो या मेल हो, दोनों को वृद्धा पेंशन योजना मिलती। ठीक है बेटा। दूसरी आपकी व्यवस्था है बेटा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। ठीक है ना। जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनके लिए भी पेंशन सरकार देगी, ऐसा सरकार का कर्तव्य है, वो सरकार दे रही है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कई विधवा महिलाओं के लिए पेंशन सरकार दे रही है और सरकार उससे ले रही है। ठीक है ना। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, जो विकलांग व्यक्ति है उनको भी पेंशन मिलती है। सरकार विकलांग पेंशन योजना देती है, वृद्धा पेंशन योजना देती है, और आपके लिए विधवा महिलाओं के लिए भी पेंशन देती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और इसके साथ साथ में अन्नपूर्णा योजना, जो आपको अनाज मिलता है, सरकार आपको अनाज देती है, चावल और गेहूं। क्या देती है, चावल और गेहूं। ये आपकी जरूरतों को पूरा करती है सरकार, सरकार का कर्तव्य है। सरकार से आप मान सकते कि हम भूखे बैठे हैं, हमें खाना दो, है ना। सरकार अपने आप कर्तव्य को निभाती है ना। इतनी जनसंख्या को सरकार घर घर देने नहीं आएगी आपके लिए, है ना। सरकार आप तक बस अन्न को पहुंचा सकती है, जैसे पहुंचा रही है चावल गेहूं आपके लिए, कोऑपरेटिव वाले जो है ना, मूली की दुकान वहां लेने आते हो वो। ठीक है। तो ये बेटा क्या है, अनुच्छेद 41 की पूर्ति करता है, जो सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, क्लियर है। और आपका कर्तव्य क्या है बेटा, आपका कर्तव्य क्या है वो आप जानो। ठीक है, आपका कर्तव्य क्या है वो आप जानो। आपको करना है पढ़ाई, है ना। शिक्षा एक ऐसा हथियार जो आपको कभी आपको झुकने नहीं देगा, है ना। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको कभी झुकने नहीं देगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, है ना। और नहीं जॉब लगता है, मैं ये भी बोलता हूँ लग जाएगा, ठीक है। नहीं लगता है तो बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करो। शिक्षा से ही बिजनेस चलता है, ठीक है ना, ज्ञान से ही बिजनेस चलेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो मुझे सफलता मिले या ना मिले, ये बात की बात ध्यान रखना। मुझे सफलता मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य ही ना करूं, ये गलत बात है ना। और कर्तव्य क्या है आपका, पढ़ाई करना, है ना। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपके लिए। मुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो बात की बात है ना, लेकिन मैं अपना कर्तव्य ही ना करूं ये गलत बात है।
इसीलिए कम से कम अपना कर्तव्य तो करो, एक बार पढ़ाई में घुस तो जाओ, सफलता तो झक मार के आपके कदमों में पड़ी है, बस आप उठाओ तो उसको झुककर उठा नहीं पा रहे हो आप, है ना। इतना आलसी व्यक्ति बन गया है व्यक्ति कि वो झुककर उठाना नहीं चाहता, वो तो कदमों में पड़ी है, मेहनत करो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 की बात करेंगे तो काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, ये 42 में किया गया है ना। क्या काम की न्याय संगत क्या होती है बेटा, जो व्यक्तिगत उचित जो रहे, है ना, व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति की वृद्धि, मानसिक वृद्धि, व्यक्ति की शारीरिक शक्ति के अनुसार उसको काम मिले, है ना, वो न्याय संगत होता है ना। क्लियर है। और मानव उचित, है ना, मानव को जो उचित लगे वो ही मिले, है ना। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति में शरीर में ऐसा हड्डी हो रहा है और उसको दे दिया आपने 50 किलो वेट उठाने का, है ना, ये मानव उचित नहीं है। मानव उचित मतलब क्या होता है, उसके शरीर के हिसाब से काम मिले, है ना, उसके सम्मान के हिसाब से काम मिले, है ना, ऐसा। तो मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता क्या बेटा, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान जो है ना उनकी पोषण, है ना, उनका पोषण, उनके स्वास्थ्य का सरकार ख्याल रखेगी। जैसे देखा हुआ आपने तो टीकाकरण होता है आंगनबाड़ियों में, कि सरकार बेटा ये प्रसूति महिलाओं को क्यों देता है, सरकार का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 42 के अनुसार बोलता है कि प्रसूति महिलाओं के लिए, है ना, स्वास्थ्य का संबंधित काम जो रहेगा आपका, टीकनेस के टीके लगते हैं, है ना, उनके लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं, है ना। तो ये प्रसूति महिलाओं के, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जॉब करती हैं, उनके लिए आपको 6 महीने का अवकाश, ना 6 महीने का अवकाश भी सरकार के द्वारा दिया जाता है विद सैलरी, है ना, सैलरी नहीं कटेगी। तो ये क्या है बेटा, प्रसूति की सहायता के लिए किया गया है, महिलाओं की सहायता के लिए। जो महिलाएं आपकी हैं, जो आपकी गर्भावस्था के दौरान है, उनकी सहायता के लिए देखा होगा आपने, महिलाओं के लिए जो आपकी गाड़ियां चलाई गई हैं अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, है ना। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है प्रसूति सहायता के लिए की गई है, और मानव के लिए मानव उचित काम और न्याय संगत काम दिलाना सरकार का कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 42 बोलता है। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है, क्या बोलता है बेटा अनुच्छेद 43? अनुच्छेद 43 बोलता है कर्मगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, और जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं जो घर में ही किए सकते हैं, ऐसे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन करना। जैसे बिजली उद्योग हुआ, घर में ही बन जाती है ना। तो जो दिया उद्योग हो गया, दिए बनते हैं, तो ऐसा उद्योग जो घर में ही व्यक्ति उद्योग कर सके, अपना व्यापार कर सके, ऐसे कामों के लिए लोगों के लिए प्रोत्साहन करना, यह अनुच्छेद 43 बोलता है, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता तैयार करना है। सरकार का कर्तव्य क्या है कि भारत का हर नागरिक जो है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनके लिए एक समान ही सिविल संहिता होनी चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि किसी में भेदभाव नहीं किया जाए, और नहीं करते। सिविल संहिता में बेटा जैसे कि तलाक हो गया आपका ना, तलाक हो गया, है ना, विवाह वाला केस हो गया, है ना, संपत्ति वाला हो गया, है ना, या विरासत, वो संपत्ति विरासत बोल सकते हैं, विरासत वाला जो संपत्ति होती है उसका। तो ऐसे जो केस होते हैं ना, वो सिविल संहिता में आते हैं। तो उनके लिए, सभी लोगों के लिए एक समान ही जो है कानून बनना चाहिए, और सरकार उसका कर्तव्य का पालन करती है, एक समान ही देती है आपके लिए ना। इसके बाद अनुच्छेद 46 बोलता है SC ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करना है। जैसे कि कोई SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्या बोलते हैं बेटा, अनुसूचित जाति और जनजाति, और अन्य कोई दुर्बल, जो बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति है, आर्थिक कमजोर है व्यक्ति है, अब वो कहलाता है अन्य दुर्बल वर्ग कहलाता है ना। उनके लिए शिक्षा और उनके अर्थ संबंधित जो भी उनके लायक शरीर के लिए, अपने खाने के लिए, पीने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, उनकी अभिवृद्धि करना है, सरकार के ये कर्तव्य बनता है ना। क्लियर है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो वृद्ध पेंशन योजना जो चलाई गई है ना, तो वो क्या है बेटा, उनकी अर्थ संबंधित हित है। उनका क्या है, अर्थ, क्योंकि इनको चाहिए 60 साल की उम्र में पैसा, क्या चाहिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए चाहिए ना। सरकार उनको 1000 रुपए देकर क्या करती है बेटा, उनको उनके अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करती है, कि आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप जो भी है ले लेना। ठीक है। तो ये मतलब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है। तो वृद्ध पेंशन योजना के बारे में उदाहरण दिया आपके लिए, अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना है, शिक्षा और SC ST या अन्य दुर्बल वर्गों के लिए अभिवृद्धि करना है, ऐसा कुछ 46 बोलता है ना। चलिए अब बात करते हैं
अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 क्या बोलता है? पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि लोक जो स्वास्थ्य है उसका सुधार करना। जैसे कि देखना आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी आपके जो है ना हॉस्पिटल बन रहे हैं, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, ठीक है ना। क्यों बन रहा है बेटा? क्योंकि देश का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य संबंधित जो है ना उसमें सुधार किया जाए, है ना। तो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, है ना, आपके आपका जिला अस्पताल होता है आपका, है ना, तो ये स्वास्थ्य संबंधित होता है ना। तो स्वास्थ्य जो आपका है उसमें सुधार करने के लिए सरकार क्या करती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करती है, लोगों के लिए इलाज करवाती है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है 47। ये कर्तव्य बेटा सरकार का ये अधिकार, आपका अधिकार भी है, लेकिन सरकार का कर्तव्य बनता है कि आपके अधिकारों का जो है सरकार पूरा करे, है ना। तो कर्तव्य है, आप उनके लिए लड़ नहीं सकते कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है ना, मैं मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई सरकार अपना कर्तव्य कर रही है, उसने हॉस्पिटल खुलवा दी, आपको उठा के घर से वो गाड़ी आ रही है उनकी, वो ले आ रही है। लेकिन सरकार थोड़ा ना कि पीएम मोदी जी आएंगे उठाने के लिए, भैया बीमार चल चल हॉस्पिटल चल, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। आपका अधिकार है जीवन जीने का, आप बीमार हो तो आपके लिए गाड़ी व्यवस्था कर दी, हॉस्पिटल खोल दिया, ऐसा नहीं कि वो मोदी स्वयं आप उठा के ले जाएंगे आपको ना, ऐसा नहीं है ना। तो स्वास्थ्य स्तर को उठाती सरकार, ये कर्तव्य है। पोषण स्तर को उठाना सरकार का कर्तव्य है ना। जैसे कि मतलब है ना, जो बच्चे होते हैं आपके, जो आंगनबाड़ियाँ स्कूल में आपको फ्री में आपके लिए पोषण आहार के लिए खाना मिल रहा है, आंगनबाड़ियों में खाना मिल रहा है आपके लिए, महिलाओं के लिए पोषण आहार मिल रहा है आंगनबाड़ियों में। तो ये पोषण स्तर को ऊंचा करना है, जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या करना है बेटा? जो आपका स्वास्थ्य संबंधित जो आपके सुधार है उनमें अभिवृद्धि करना ये राज्य का कर्तव्य है। जितने भी हॉस्पिटल आप खोल रहे हैं, ग्रामीण में खोल रहे हैं, आपके सरकार अपने कर्तव्यों का पूर्ण कर रही है, ठीक है ना। जो आपके आंगनबाड़ियों में स्कूल में जो खाना मिल रहा है पोषण आहार सबके लिए है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 48 क्या बोलता है बेटा? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। सरकार ने कृषि और पशुपालन का संगठन कर दिया है कि कृषि भी आपकी कृषि में आती है, और पशुपालन जो लोग करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, है ना, उनका भी कृषि में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम भैया किसान हैं, हमारे पास भैंसे हैं 50, दूध निकाल के बेचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? किसान कहलाएगा, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है इनके लिए, क्या मिलता है? किसान क्रेडिट कार्ड। और जिनके पास कृषि है वो कृषि में आ जाते हैं आपके, तो इनका संगठन कर दिया, इनको मिला दिया है, कृषि और पशुपालन को मिला दिया अनुच्छेद 48 के अनुसार सरकार ने, ठीक है। 43 28 हो गया आपका। इसके बाद हम बात करेंगे आगे 48 का अनुच्छेद 48 का क्या बोलता है? सरकार का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण का संरक्षण करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। सरकार का कर्तव्य क्या बनता है? कि पर्यावरण की रक्षा करे और वन्य जीवों की रक्षा करे, है ना। पर्यावरण की रक्षा करती है, जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, वन्य जीव अभ्यारण्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बनते हैं। क्या बनते हैं? अभ्यारण्य। और आप लोगों को नेशनल पार्क बनते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं ना। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए हैं, है ना। उस क्षेत्र में पर्यावरण उनके उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो जीव रखा जाता है ना। तो जीव भी जीवित रहेगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, है ना। आपने देखा होगा जंगल जो आपका जंगली क्षेत्र होता है वहां पर जो है आपका क्या बना देते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बना देते हैं या नेशनल पार्क बना देते हैं, ताकि वहां का पर्यावरण वातावरण ठीक ठाक रहे और साथ में ही वहां के जीव जंतुओं की भी रक्षा होती रहे। ऐसा सरकार का कर्तव्य है अनुच्छेद 48 के के अनुसार, और सरकार उस कर्तव्य का पालन करती है ना। लेकिन सरकार अभी विकास के नाम पर बहुत सारा पर्यावरण का विनाश कर रही है ना। ये बात ध्यान रखना। हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं, जो पर्यावरण का मूल ढांचा है। पर्यावरण का मूल ढांचा क्या है? रीढ़ की हड्डी क्या है? पेड़ पौधे। और वही सरकार विकास के नाम पर धज्जियां उड़ा रही है ना। लेकिन सरकार का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण का रक्षा करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। वन्य जीव की रक्षा सरकार कर रही है, लेकिन पर्यावरण की संरक्षण नहीं कर पा रही है ना। विकास के नाम पर कई लाखों पेड़ कट रहे हैं, है ना। लेकिन वो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना आपके, वो पर्यावरण का मेन रीढ़ की हड्डी है। जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां वन्य जीव हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां ऑक्सीजन है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां का एटमॉस्फेयर ही अलग रहेगा, है ना। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखेंगे बेटा अनुच्छेद 49। इसमें बोला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों
और वस्तुओं का संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या होगा बेटा, आपका देखो ताजमहल हो गया, क्या हो गया, ताजमहल हो गया, है ना। किले हो गए आपके, जितने भी किले हैं, किले हो गए आपके, जैसे दिल्ली का किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, रायसेन का किला, चंदेरी का किला, इनका संरक्षण करना, उनकी मरम्मत करवाना, उनका संरक्षण करना, है ना। क्लियर है। ये स्मारक हो गए। स्थान राष्ट्रीय महत्व के कौन कौन से हो गए बेटा, देखो जैसे कि आपने सुना गंगा का डेल्टा, क्या हो गया, गंगा का डेल्टा, ये आपका क्या है बेटा, डेल्टा, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसको भी संरक्षण दे रहा है ना। वस्तुओं का, जैसे कि कोई ऐतिहासिक वस्तुएं मिल जाती हैं, बोलते हैं कि महाराणा प्रताप की तलवार रखी हुई है ना, ये उसके कपड़े रखे हुए हैं, ऐसा मतलब वो वस्तुएं हो गई आपकी। या आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की ये चीज मिल गई है ना, वो चीज मिल गई, ये सब का संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना है, स्थानों का संरक्षण करना है, और जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं उनका भी संरक्षण करना है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 48 और 49 आपका हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा अनुच्छेद 50, क्या देखने वाले हैं, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण कर दिया, मतलब अलग कर दिया, क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, आपको ध्यान रखना है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, ठीक है। क्यों किया बेटा, सरकार का कर्तव्य बनता है कि कार्यपालिका को अलग रखें और न्यायपालिका को अलग रखें, और अलग ही है ना। यदि एक हो गई तो बेटा ये कार्यपालिका न्यायपालिका को काम नहीं करने देगी, है ना, बार बार दबाव बनाएगी कि नहीं ये फैसला सुनाओ, ये सुनाओ। इसलिए न्यायपालिका को अलग ही रख दिया कि भैया जो संविधान के अकॉर्डिंग ठीक है, जो आपको लगता है ना, वही आप निर्णय लें, है ना। न्यायपालिका को अलग ही रखा है। तो न्यायपालिका क्या है बेटा, सॉरी क्या, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका आपकी सरकार है बेटा, सरकार क्या है, सरकार है। सरकार में मतलब आपके मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है ना, ये सरकार हो गई आपकी। साथ साथ में ही कार्यपालिका में प्रशासनिक पद भी आ जाते हैं आपके, कहां से बेटा, सचिव से लेकर ग्रामीण सचिव तक ना, छोटे छोटे पद है ना, वहां से लेकर, क्लियर है। सरकार में आपके मोदी से लेकर गांव का सरपंच तक, ये सब कार्यपालिका में आता है। ये राजनीतिक कार्यपालिका हो गई आपकी, ये प्रशासनिक कार्यपालिका हो गई, है ना। यदि न्यायपालिका को अलग नहीं करे तो सरकार इसको काम नहीं करने देगी, इसलिए बोल दिया है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 51 में बोला है देश का कर्तव्य बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। ऐसा नहीं अभी जो अमेरिका, इराक और ईरान का युद्ध हो रहा है वैसे लड़ते रहो, है ना, लड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा जन धन की हानि होती है लड़ने से, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें सब लोगों से, है ना। जितने भी देश है उन जो मोदी जी करते हैं, वहां चले गए, इस देश चले गए तौर पर, उस देश चलेगा तौर पर, जहां पर लोग घूमने आते हैं, इससे क्या मित्रता रहती है ना, मित्रता रहती है तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होने की संभावना कम होती है। अभी जो चल रहा है अमेरिका, ईरान और इराक में जो लड़ाई चल रही है ना, ये क्या है कि कभी ऐसा मौका, एक दिन विनाश की ओर है, प्रगति क्या है बेटा, विनाश की ओर है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका थर्ड विश्व वार हो सकता है, आपका तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि आज ताकत है ना, दोस्त मिलकर, है ना, विश्व युद्ध का संभावना है। अभी 3 देश लड़ रहे हैं, चौथा देश भी आ जाए, क्या भरोसा, तो विश्व युद्ध की संभावना हो जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें, ये देश का कर्तव्य है, हर देश का कर्तव्य है ये, है ना। और सुरक्षा भी रखें, है ना। सुरक्षा मतलब देश की धन की, देश की संपत्ति की, देश के नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखें, ऐसा देश का कर्तव्य बनता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे आगे बेटा, इसके साथ साथ में कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य बनते हैं ना, जो नीति निर्देशक तत्व के समान ही हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, है ना। कुछ अन्य अनुच्छेद हैं 2-3 जो नीति निर्देशक का काम करते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ये आते नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये अनुच्छेद भी सरकार का कर्तव्य के रूप में पालन करती सरकार। जैसे कि अनुच्छेद 350 का ये बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दें। जो बच्चे पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ रहे हैं, प्राथमिक पढ़ रहे हैं, उनको जिस गांव कस्बा या जिस क्षेत्र में जो बच्चा रह रहा है उसी भाषा में उसको क्या पढ़ाई करवाएं बेटा, है ना, शिक्षा दें या पढ़ाई करवाएं। जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, कोई बच्चा महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई बच्चा कहाँ रह रहा है, आपका MP में रह रहा है, कोई बच्चा तमिलनाडु में रह रहा है ना, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो स्थानीय होगी, है ना, तो वो बच्चा उसको अच्छे समझ पाएगा। इसीलिए, है ना, प्राथमिक शिक्षा उसको किसमें देंगे बेटा, मातृभाषा में, जो उसके गांव कस्बे में बोली जाती है, उसकी माता बोलती है, उसी भाषा में उसको पढ़ाएं,
ठीक है ना, क्लियर है। तो अनुच्छेद जो है ना 350 का क्या बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए मातृभाषा जो है उसको पढ़ाई करवाया, ये अनुच्छेद 50 का एक का बोलता है ना। ये बेटा ये आपका सरकार कर्तव्य के रूप में काम कर रही है, ना कि जो आपका है ना वो क्या बोलते हैं उनका प्रेशर नहीं डाल सकते आपके नहीं हमें इसी भाषा में चाहिए। सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, प्राथमिक जो स्कूल बनवाती है गांव कस्बों में वहां पर बच्चों के लिए उसी भाषा में पढ़ाई करवाती है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आजकल क्या इंग्लिश थोपने लगे, क्या थोपने लगे बेटा, इंग्लिश थोप रहे हैं, सरकार भी थोप रही है इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ो आप, है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश ही हमारी जिंदगी है, इंग्लिश ही हमारा लेसन नहीं है। मातृभाषा में आप जिस कस्बे में रहते हो उसी भाषा में लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो ये विश्वास है कि आपका एजुकेशन एक अलग स्तर का होगा, ध्यान रखना, है ना। हमारे भारत में अनेकों भाषाएं हैं, है ना, एक भाषा नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे भाषाओं में प्रॉब्लम ये है कि हम इंग्लिश को थोप रहे हैं, हम हिंदी को थोप रहे हैं। भाई जिस लैंग्वेज की आपकी भाषा है उसी भाषा में आप यदि पढ़ाई करते हो तो आपका जो शिक्षा का स्तर है वो एक अलग स्तर पर पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन वो वही है कि थोप दिया हमने इंग्लिश को, भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़ो आप, है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो, है ना, वो सब थोप रहा है, कुछ नहीं है ना, और हो भी रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। अनुच्छेद 351 में लिखा है बेटा हिंदी को प्रोत्साहन देना, किसको, हिंदी को प्रोत्साहन देना, सरकार का कर्तव्य है बेटा, क्या है, सरकार का कर्तव्य है हिंदी को प्रोत्साहन देना, है ना, क्लियर है। तो ये आपके थे नीति निर्देशक तत्व, है ना, आज आपके पूरे हो गए हैं। एक बार आप रिवाइज देख लो बेटा, है ना, रिवाइज देखो, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है वो देख लो आप, है ना, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में पढ़ाया था, है ना, अनुच्छेद 38 और 39 अच्छे से समझाया था मैंने आपके लिए। इसके बाद आज मैंने पढ़ाया आपको 40 जिसमें बोला गया है ग्राम पंचायतों का संगठन सरकार करेगी, ये उसका कर्तव्य है ना। 41 में बोला है बेटा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है लोगों को, सरकार का कर्तव्य है उसको मतलब जो है ना उनके अधिकारों को देना, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण मैंने दिए थे आपके लिए कि 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये अनुच्छेद 41 की पूर्ति करता है। इसमें 5 योजनाएं हैं, जैसे कि आपका इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे अनुच्छेद 42 क्या बोलता है कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति महिलाओं का जो है उनके लिए उपबंध किया गया है ना, लोगों के लिए काम और मानव उचित काम के लिए, सम्मानजनक काम के लिए, और महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी सहायता के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 43 बोलता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन करना। मेन क्या है बेटा, कुटीर उद्योग जो व्यापार होता है उसके लिए लोगों के लिए प्रोत्साहन देना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता तैयार करना, है ना, एक समान सिविल संहिता तैयार करना है, सरकार का कर्तव्य है। जिससे तलाक, विवाह, संपत्ति, विरासत जो है ना उससे संबंधित जो है ना सभी लोगों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 46 बोलता है SC, ST और अन्य कोई दुर्बल आर्थिक व्यक्ति हैं उनके हितों की या उनके हितों के लिए अभिवृद्धि करना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अनुच्छेद 47 ये बोलता है पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और साथ साथ में ही लोक स्वास्थ्य को भी ऊपर उठाने का काम अनुच्छेद 47 में सरकार का कर्तव्य बनता है ना। अनुच्छेद 48 में क्या बोलता है, कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। इसके बाद अनुच्छेद 48 के काम में बोला गया है बेटा, या ए भी बोल सकते हैं, ए में बोला गया है पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य जीवों की रक्षा करना है, सरकार का कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 49 बोलता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना है, ठीक है। और इसके बेटा इसके अलावा इसमें 2 और है आपके अनुच्छेद, इसमें 2 और है आपके अनुच्छेद 51 होगा, है ना, फाइनल होगा बेटा ये। इसके बाद अनुच्छेद आपका 50 क्या बोलता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग रखना है। 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और नीति निर्देशक यहाँ तक आपके खत्म होगा, ध्यान रखना कहाँ पर खत्म होगा आपके अनुच्छेद 51 में आपके नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गए हैं, ध्यान रखना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में 2 आपके ऐसे अनुच्छेद आते हैं जो इनका काम करते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं आपके लिए अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की पढ़ाई है, जो शिक्षा है वो उसको मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और साथ साथ में अनुच्छेद 51 बोलता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना सरकार का कर्तव्य है। तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व भी खत्म हो गया है ना। जितनी भी मैंने आपको बेटा क्लासेस पढ़ाई हैं वो जयराम ना JAYRAA
पहले जयराम एकेडमी करके एक चैनल है आपका, उसी चैनल में आपकी वीडियो अपलोड होती है, ध्यान रखना है। यदि आपने क्लास मिस करी है किसी ने तो वहाँ जाके सभी क्लास ले सकते हैं आप संविधान में यदि किसी को पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इससे हट के नहीं जाएगा, ध्यान रखना बेटा, है ना। पढ़ाई पूरी करो, है ना, वन लाइन में पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन या कामयाबी होने के चांसेस कम हैं। पढ़ाई को विस्तार से करो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई सिलेक्शन के लिए करोगे तो सिलेक्शन में देरी होगी। पढ़ाई अपने नॉलेज के लिए करो कि हमें संविधान का नॉलेज होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमें कर्तव्य, हमारे अधिकार, हमारी प्रशासन, राजनीति, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका का ज्ञान होना चाहिए, है ना। यदि आपने इस ज्ञान के लिए पढ़ लिया तो सिलेक्शन आपके बाएं हाथ में रखा हुआ है ना, दाएं हाथ ही छोड़ो आप। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।